हेलो एवरीवन। सबसे मेजर क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग मे 22 एग्जामिनेशन इज कि मैम हम तो यहाँ से पढ़ के गए थे, हम वहाँ से पढ़ के गए थे, हम ये करके गए थे, हमने आधा इसमें से किया था, हम लोगों ने आधा उसमें से किया था, बट फिर भी हमें कुछ लगा कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, राइट? सो कई सारे स्टूडेंट्स अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैम एक्चुअल में व्हाट शुड बी द करेक्ट अप्रोच फॉर कंप्लीटिंग दिस पेपर नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। सो गाइज, लेट मी टेल यू ऑल, अभी ना रटना चलने वाला है, ना कुछ ऐसी चीज़ें चलने वाली हैं कि जो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार ग्लांस करके चले जाओ तो लाइक इट इज़ गोइंग टू सफाइज द पर्पस। नो, what is needed, what is much needed is conceptual clarity. So for this, we have launched the comprehensive batch for you. So this comprehensive batch is going to cover up all the concepts, all the Q&A, practice, huge round of practice for MCQ sessions, covering the pronouncements, study material and stuff. आज के लेक्चर में ऑब्वियसली यूट्यूब पे अभी जो मैं सेशन आपके साथ लेने वाली हूँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोर कंसेप्ट्स ऑफ एनबीएफसीज, Q&A ऑफ एनबीएफसीज। बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जिन्होंने भी अब तक सिस्टमैटिक स्टडीज नवंबर 22 के लिए शुरू नहीं की, वी हैव लॉन्च द प्लस एज वेल एज द आइकॉनिक बैच फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, the audit batch is already launched and this is started from 6th of June. Every weekday we are going to take up the live classes and सुबह 9:30 बजे होती है हमारी क्लास। सब्सक्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस बैच गाइज, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 के प्लस एज वेल एज आइकॉनिक बैचेस अवेलेबल है। ये जो आइकॉनिक बैचेस आपको दिख रहे हैं, इसमें एडिशनल एडेड बेनिफिट है जहाँ पे आपको लाइव कंटेंट के साथ प्रीमियम रिकॉर्डेड कंटेंट्स भी मिलने वाले हैं, फिजिकल कॉपी ऑफ बुक्स मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है एंड मच मोर। ठीक है, सो प्लीज मेक अप योर माइंड, अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कोर नीड ऑफ एन आवर. If at all you are determined that you have to complete your CA final examinations in this particular November 2022 examinations, this is a batch which you should subscribe for. ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू ऐड ऑन योर फेवरेट एजुकेटर्स कोड के संघवी लाइव और ऑडिट्स आर एनीवन इज ओके। ठीक है, चले, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक एनबीएफसीज। हेलो एवरीवन, आज हमें स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक दैट इज नन अदर देन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। बहुत ही प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा चैप्टर है, इजी है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू खूब इंपॉर्टेंट। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो बिफोर वी गो इनटू व्हाट टू स्टडी, लेट अस अंडरस्टैंड ये चैप्टर एनबीएफसी होता क्या है ना। सो एनबीएफसीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर अलाइक बैंक बट दे आर नॉट बैंक। मैम मतलब ये कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो काम कर रही है फाइनेंशियल का, फाइनेंसिंग का, बट ये बैंक्स नहीं है क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैम ऐसी जो एंटिटीज होती है वो कहाँ रजिस्टर्ड होती है? दीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, दीज आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ऐसी सारी एंटिटीज को हम कहते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग बट दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इज एनबीएफसी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। मैम इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस विद रिगार्ड्स टू एनबीएफसीज। वी हैव टू स्टार्ट विथ रजिस्ट्रेशन, एनबीएफसीज को लेना है कि नहीं लेना है। देन हम लोग पढ़ेंगे कि एनबीएफसी में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उसे चेक कैसे किया जाए, एनपीए कैसे होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे अकाउंटिंग नॉर्म्स, कुछ ऐसे प्रोविजनिंग नॉर्म्स एंड फर्दर बीइंग एन ऑडिटर हमको कुछ डायरेक्शंस दिए हैं आरबीआई ने कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाया जाए, कौन से एरियाज पे फोकस करना है, ये सारा चीज़। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वे 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 इजी। बहुत ही बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। डोंट टेक इट इन अ वेरी थियोरेटिकल मैनर। ये कैश मार्क्स चैप्टर है क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ये चैप्टर इज वर्थ दिस चैप्टर इज वर्थ 5 to 6 मार्क्स। ठीक है, आएगा ही। स्टार्ट करते हैं। सम डेफिनेशंस, सम रजिस्ट्रेशंस, सम टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, डायरेक्शंस, फ्रॉड का क्लासिफिकेशंस,
बेसिकली अभी मैं सिर्फ फ्रॉड का क्लासिफिकेशन सिखाऊंगी, मॉडर्न में जाकर के आई मेक यू सी कि फ्रॉड ना कहीं ओल्ड और न्यू सिलेबस के लिए थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है. ऑडिटिंग एरियाज क्या है, डिफ्रेंसिएशन बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी, शेड्यूल 3 का डिवीजन 1, डिवीजन 2, ऑडिटिंग कैसे करना है और रिपोर्टिंग. From May 22 onwards, Caro 2020 is going to be super important. When you talk about Caro 2020 individual reporting requirements, Caro 2020 PSU reporting requirements, Caro 2020 NBFC reporting requirements, going to be super important for you. ठीक है. तो सबसे पहला कंसेप्ट शुरू करते हैं. व्हाट इज एन एनबीएफसी. एनबीएफसी को कई बार हम लोग कहते हैं दिस इज अ 50-50 क्राइटेरिया. तो अगर कोई एमसीक्यू आए कि कौन सी ऐसी एंटिटी है जो 50-50 क्राइटेरिया पे चलती है, एनबीएफसी. क्यों? क्योंकि ये वैसी एंटिटी है जहाँ पे टोटल बिजनेस में से 50% ऑफ द रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल रेवेन्यू. 50% ऑफ द असेट्स आर नन अदर देन फाइनेंशियल असेट्स, बट दे आर नॉट बैंक्स. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरी गुड, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस इज रिसीविंग फंड्स, लेंडिंग मनी. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर के ही अपना काम शुरू कर दें. फर्दर इनका जो प्रिंसिपल बिजनेस है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स असेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल असेट एंड इनकम कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ फाइनेंशियल इनकम एज कम्पेयर टू द टोटल इनकम. वेयर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. अभी इंट्रो में मैंने आपको कहा एनबीएफसीज आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट. So they are required to get itself registered under RBI Act. There are a few sections. Section number 45IA. मैंने कारो 2020 क्लॉज नंबर 16 में भी सेम चीज़ पढ़ाई थी. 45IA of RBI Act wants every NBFC to get itself registered. क्योंकि अगर ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी को गवर्न नहीं किया तो लोगों का पैसा लेकर के शायद ही उठ जाए, है ना. चोलामंडलम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, लोन अगेंस्ट गोल्ड देने वाली फाइनेंसिंग कंपनी, रिलायंस फाइनेंस, टाटा कैपिटल. तो काफ़ी सारी ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाली कंपनी होती है जो एज एनबीएफसी रजिस्टर्ड है. ठीक है. सो कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है? आरबीआई एक्ट के तहत. बट इन केस कोई ऐसी एनबीएफसीज है जो ऑलरेडी आर गवर्नड बाय सेबी, जो ऑलरेडी आर गवर्नड बाय एनी अदर रिक्वायर्ड अथॉरिटी जैसे कि आईआरडीए, इंश्योरेंस एक्ट वगैरह, तो कहीं पे और कहीं अदर जगह पे यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिडंडेंसी आरबीआई ने कहा चल ठीक है तो आप रजिस्ट्रेशन ना लो. तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. नेट ऑन फंड्स ऑफ 2 करोड़ रुपया होना चाहिए. बट कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पशन दे करके रखे हैं बाय आरबीआई ने. मैम क्यों? क्योंकि ये कंपनीज कहीं और रेगुलेटेड है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द ड्यूअलिटी ऑफ द रेगुलेशंस आरबीआई ने कहा जा माफ किया. सो ऐसी एंटिटीज़ को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. कौन सी है? हाउसिंग फाइनेंस, मर्चेंट बैंकिंग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेबी के गवर्नेंस में आती है. देखो स्टॉक ब्रोकिंग, चिट फंड कैपिटल, निधि कंपनीज आर एक्चुअली गवर्न बाय एमसीए. इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो स्मॉल कंपनी जनहित में जारी काम करती है तो रेगुलेशंस में रजिस्ट्रेशन नहीं देना. सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आपने एक पूरा एक्ट पढ़ा है इन योर पेपर नंबर 4 लॉ सारफेजी करके. तो सिक्योरिटाइजेशन, असेट फाइनेंसिंग, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज होती है, मॉर्गेज गारंटी कंपनी होती है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, छोटू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जिनका जिनका नेट ऑन फंड्स कम है. ठीक है, मैं नीचे इसके बारे में पढ़ाऊंगी, इसको होल्ड करना. कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी पे ये देखो यहाँ पे आने वाला है एग्जम्प्टेड फ्रॉम आरबीआई. ये मैं नीचे आपको एग्जाम्पल के नाम पे बताऊंगी. सो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एनी कंपनी विच आर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, any kinds of mortgage guarantee companies, all these companies are exempted from taking registration under section 45IA of RBI Act. अब इसके बाद the types of NBFC. जाओ यहाँ पे आ जाओ. NBFCs are majorly classified as 2. पहला deposit accepting and non-deposit accepting. इसको हम लोग बोलते हैं NBFC D. इसको हम लोग बोलते हैं NBFC ND.
अब ये चीज़ क्या है समझो, एनबीएफसी टी जहाँ पे आप पब्लिक का फंड्स एज डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, भाई आप तो नाम से बड़ी कंपनी, आपको बहुत ही मान सम्मान मिलता है, एंड जितना ज़्यादा मान सम्मान मिलता है उतना ज़्यादा लॉज एंड रेगुलेशंस बढ़ते जाते हैं। तो दीज आर एनबीएफसी डी। दूसरा होता है एनबीएफसी एनडी, दिस आर फर्दर क्लासिफाइड एज एनबीएफसी एनडी एसआई। व्हाट इज एसआई? एसआई का मतलब होता है दे आर ऑफ सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इनका जो असेट साइज है, ये भले पब्लिक का पैसा डिपॉजिट के नाम पे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बट इनका खुद का जो असेट साइज है वो 500 करोड़ या इससे ज़्यादा, बड़ा अमाउंट है यार। जो असेट साइज है इज मोर देन इक्वल्स टू रुपीज 500 करोड़, मोर देन इक्वल्स टू रुपीज 500 करोड़। तो ऐसे एनबीएफसी भले वो एनडी है बट ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनबीएफसी एनडी एसआई। इसको हम लोग सादा सादा एनबीएफसी कहते हैं, एनबीएफसी एनडी। मैम तो इनका असेट साइज कितना होगा? ऑब्वियसली लेस देन 500 सीआर, एंड दे आर नॉट डिपॉजिट एक्सेप्टेड। ठीक है, सो मेजरली क्लासिफिकेशंस के केस में हम लोग ये क्लासिफिकेशन देते हैं, एनबीएफसी डी दैट इज डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, एंड दूसरा एनबीएफसी एनडी एनडीएसआई जिनका असेट साइज 500 करोड़ से ज़्यादा है, एंड अदर्स। अब बेस्ड ऑन द बिजनेस विच द एनबीएफसी इज कैरिंग, उसके हिसाब से भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। पहला, इन्वेस्टमेंट इन क्रेडिट कंपनी दैट इज आईसीसी। इनका मेजर काम रहता है टू इन्वेस्ट एंड टू गिव कैपिटल एंड टू गिव क्रेडिट फॉर असेट फाइनेंसिंग। सीआईसी का मतलब होता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये कोई ऐसी कंपनी है जो ग्रुप कंपनीज में एक होती है। समझो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में यूजुअली क्या होता है बच्चों, पूरा एम्पायर, जैसे कि हमारा एम्पायर है के एंड एसोसिएट्स, के लिमिटेड। अब हम लोग टेक्सटाइल्स में है, हम लोग हॉस्पिटल्स में है, हम लोग हॉस्पिटैलिटीज़ में है, मतलब होटल्स भी बना रहे हैं, एजुकेशन में है, फाइनेंस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे ही बिजनेस, ये मेरे खुद के बिजनेस है, इन सब में फंडिंग पंप करने के लिए मैं एक मेरा खुद का एनबीएफसी ओपन करके रखूंगी, के फाइनेंस। अभी जो के फाइनेंस है उसका कोर काम क्या है, खुद की जो ग्रुप कंपनीज है ना उसमें पैसे फंड करना, पैसे पंप करना। तो ये जो हमारी ग्रुप की कंपनी हो गई उसको हम लोग कहते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या कहेंगे? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये जो एनबीएफसी है इनका मेजर पर्पस क्या रहेगा, टू फंड, टू पंप मनी इन द ग्रुप कंपनीज। इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनके शेयर्स खरीद लो, चलो। सो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, 90% ऑफ द टोटल असेट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिमम असेट साइज ऑफ 100 CR. Investments in the equity of underlying group companies shall not constitute less than 60%, मतलब at least 60% of your total asset should be in the form of investments in group companies. It should not trade in shares, debentures, securities of group companies. It should not carry any other financial activity except for investing in bank deposits, money market instruments, government security. बस इसके अलावा और कोई फाइनेंसिंग वाला काम नहीं होना चाहिए। मैम एक मिनट, तो ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को रजिस्ट्रेशन से मना किया था, वो क्या था? समझो, अगर सीआईसी का असेट साइज 100 करोड़ या इससे ज़्यादा है बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन। मैम तो असेट साइज मिनिमम तो इतना है, मैक्सिमम कितने असेट साइज को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है? मैक्सिमम 500। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखो, ऊपर उन्होंने बताया है कि एनबीएफसी सीआईसी विच इज नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट सीआईसी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन। नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है? जिनका असेट साइज is less than 500 CR. So, which kind of, अब ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, which kind of CIC core investment company are exempted from taking registration? पहला, NBFC CIC ND non deposit accepting, NBFC CIC ND NSI not systematically important. That means जिनका असेट साइज 100 करोड़ से 500 करोड़ तक है, जैसे ही आप 500 करोड़ क्रॉस करते हो आप एसआई बन जाते हो, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होगी। समझ में आता है? तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो एनबीएफसी सीआईसी एनडी एनएसआई। इनको क्या करना है? इनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, दे आर एग्जम्प्टेड।
फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन। चलिए अब आते हैं आगे। नेक्स्ट इज लोन कंपनी. देर आर फ्यू काइंड्स ऑफ NBFCs which provide loan. Basically, these loans are not for the fixed asset but for the working capital. Next is infrastructure finance company. 75% of the total assets are deployed in financing infrastructure finance, infrastructure company of credit rating. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये लोग लॉन्ग टर्म डेट और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जो छोटे छोटे बिजनेस को फंडिंग करें. आपने देखा होगा कई बार जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, जो घर बिजनेस होते हैं, ये लिज्जत पापड़ वगैरह का बिजनेस आपने देखा होगा, तो ये जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, उनको फंडिंग करने का मतलब होता है माइक्रो फाइनेंस. ये उन लोगों को फंडिंग देता है जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कम है, जिन लोगों का टोटल ईयरली इनकम फॉर अर्बन एरियाज इज लेस देन इक्वल्स टू 1,60,000. For rural areas is less than 1 lakh annual income. ऐसे लोगों को फाइनेंस करने का मतलब होता है that company is micro finance company. So the loan amount should be less than 1 lakh without any collateral and the term period, कितने समय के लिए हम लोग ये लोन दे रहे हैं, should be at least more than 2 years. बच्चों देखो, 1 लाख रुपया दे दिया और बोला 1 साल में वापस लेकर के आओ, भाई उनकी इनकम ही साल भर की 1 लाख है. So here the term should not be less than 24 months. That is microfinance company. Mortgage guarantee company. Mortgage guarantee का मतलब होता है wherein the 90%, at least 90% of the total turnover is from guarantee, कि आपके पास से कोई asset को गिरवी रखा है and हम guarantee दे रहे हैं. NBFC फैक्टर का मतलब होता है ये ऐसा प्रकार का कंपनी है, ऐसा प्रकार का NBFC है जिसने कुछ आउटसोर्सिंग काम आपसे लेकर के रखा. स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 2 में आई एम वेरी श्योर यू मे हैव हर्ड अबाउट दिस टॉपिक. NBFC फैक्टर का मतलब होता है जहाँ पे एक कंपनी जिसका करोड़ों का डेटर है, वो कंपनी अपना डेटर किसी दूसरे कंपनी को बेच देता है. ये दूसरा कंपनी क्या कर रहा है, ये दूसरा कंपनी इज एन NBFC. ये कंपनी ए को कहता है कि आप निश्चिंत रहो, आपके लिए डेटा का कलेक्शन मैं करूँगा. तो दिस कंपनी इज नोन एज NBFC फैक्टर. So net on deposit, net on funds of more than equals to 5 crores. 50% of his total asset is in the form of factor. 50% of the total income is derived from the work of financing, factoring. Next, non-operating financial holding company. इसका मतलब क्या है? एक कंपनी ऐसी है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है किसी बैंक में, किसी फाइनेंशियल कंपनी में. सो ये एक नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बट दिस इज होल्डिंग सम फाइनेंशियल कंपनी. सो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs विच होल्ड्स शेयर्स इन बैंकिंग कंपनी. जो एक ऐसी कंपनीज में फंडिंग होल्ड करके रखा है जो खुद एक फाइनेंसिंग कंपनी. सो दिस इज होल्डिंग कंपनी. डन. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ NBFC. आपके मॉड्यूल में ऐसा दे करके रखा है कि अगर आपको और ज़्यादा प्रकार के टाइप्स को पढ़ना है तो इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग वाले मॉड्यूल में जाकर के पढ़ लीजिए. अब आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं. मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट लगे NBFC के टाइप जो आपके एग्जाम में पूछने के लायक है, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है. नेक्स्ट इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स. अब ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल नॉर्म का मतलब होता है बीइंग वाइज. देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि वी डोंट कीप ऑल द एप्पल्स इन द सिंगल बास्केट. व्हाई? एक खराब होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा. दैट मीन्स वी फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, है ना. तो ये एक प्रूडेंशियल नॉर्म है कि हम लोग हर कोई चीज़ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क करके करना नहीं चाहते. हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो इनकम हम लोगों को फोर्सेबल है, जो हमको नहीं मिलने वाली है, उसके लिए कुछ प्रोविजंस क्रिएट करके रखें. आगे जा करके कहीं पे फंड्स की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए कैपिटल अभी से इकट्ठा करके रखें. सो उसका मतलब होता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स. सो सबसे पहली चीज, कैपिटल रिक्वायरमेंट में ऑल द NBFCs आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15%, जिसमें से Tier 1 इन केस ऑफ ऑल द NBFC एक्सेप्ट फॉर NBFC MFI माइक्रो फाइनेंस कंपनी एंड IDF. व्हाट इज IDF? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग. ऐसी कंपनी को शैल नॉट बी ऑल द टाइम लेस देन 10%. Tier 1 कैपिटल 10% होना ही चाहिए. इन लोगों को ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. जो भी NBFC लेंडिंग अगेंस्ट लोन दे रहा है,
है ना, गोल्ड लोन आपने सुना होगा। तो जो लोग गोल्ड लोन दे रहे हैं उनका एटलीस्ट 12% का टियर 1 कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट, असेट रिकॉग्निशन, सॉरी असेट क्लासिफिकेशन एंड इनकम रिकॉग्निशन, IRAC, इसी को कहते हैं, बैंक ऑडिट में ये शब्द सुना है, IRAC, इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन। सेम एज बैंक, यहाँ पे भी हम लोग कहते हैं कि आपको असेट को क्लासिफाई करना होगा एज स्टैंडर्ड एनपीए। एनपीए में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है एज सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, डिपेंडिंग अपॉन कोलैटरल है नहीं है, कितने सालों से पैसा आउटस्टैंडिंग है। सो रुको, असेट क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम एज द बैंक। बैंक में भी हम लोग क्या कहते हैं, जो असेट से इनकमिंग, जो असेट से इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इनकम मिलती है, मिल रही है, उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड असेट। Standard asset. These standard assets are further divided as SMA 0, special mention account 0, SMA 1, special mention account 1, SMA 2, special mention account 2। मैम ये special mention account क्यों होता है? अगर amount is outstanding, is overdue for more than 30 days, sorry 0 to 30 days, 30 to 60 days, 60 to 90 days, इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो आप स्टैंडर्ड ही कहलाए हो जाओगे, बट SMA 0, 1, 2। जैसे ही आपका ओवरड्यू अमाउंट, ओवरड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज हो जाता है, आप कहलाए जाओगे NPA। अब NPA में क्या क्लासिफिकेशन है? NPA में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट, डाउटफुल एंड लॉस। सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। डाउटफुल में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है गाइस। व्हेन यू आर NBFC एंड आपने जो लोन दे करके रखा है दैट इज अ सिक्योर्ड लोन, दैट इज अ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? कोलैटरल्स दिए हुए हैं। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब होता है collaterals है। Secured are further divided as less than 1 year outstanding, 1 to 3 years outstanding, more than 3 years outstanding। मैम इतना सारा क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? जितना क्लासिफिकेशन है उतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होगा प्रोविजनिंग करने में। यहाँ पे अलग परसेंटेज का प्रोविजन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसको तो हम लोग डायरेक्टली 100% ही बुक कर लेते हैं एज लॉस असेट। एंड अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, इसमें ईयरली भी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। एक बार आप डाउटफुल की कैटेगरी में आ गए, ऑन टॉप ऑफ दैट आपका कोई कोलैटरल भी नहीं है, कोई भी मतलब गिरवी कुछ रखा ही नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू सेल ऑफ एंड ऑक्शन इट, हमारा पैसा रिकवर करने की कोई स्थिति नहीं है, डायरेक्टली उसे 100% का प्रोविजनिंग बुक कर देते हैं। सो यहाँ पे आपका प्रोविजनिंग होगा, यहाँ पे आपका अलग रेट ऑफ प्रोविजनिंग होगा, यहाँ पे आपका अलग रेट ऑफ प्रोविजनिंग होगा। ठीक है, सो दिस इज असेट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं इनकम रिकॉग्निशन। सो व्हाट इज इनकम रिकॉग्निशन? इनकम रिकॉग्निशन का मतलब होता है यूजुअली वी रिकॉर्ड इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस। जैसे मुझे पता चल गया कि आई बीइंग NBFC मैंने फंडिंग दे करके रखी है अमित भाई को, ठीक है, मुझे पता है अमित टाइमली बेसिस पे अपने लोन का इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट चुका देता है, तो मैं अक्रूवल बेसिस पे ये इनकम को रिकॉर्ड करती रहूंगी। बट जैसे ही मुझे पता चला कि ओ माय गॉड अमित तो गाँव चला गया, पैसे मिलने की कोई चांसेस नहीं है, हो सकता है ये पैसे हमें मिले ही ना, हो सकता है ये पैसे हमें मिले ही ना, अगर ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं तो मैं क्या करूँगी? तो मैं उस इनकम के नाम पे प्रोविजन बुक करूँगी एंड आई विल सी जब आए कैश तब रिकॉर्ड कर लो। तो यूजुअली व्हेन द असेट इज अ परफॉर्मिंग असेट वी रिकॉर्ड इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस। परफॉर्मिंग है, अक्रूवल बेसिस। व्हेन द असेट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग, here the income is recorded as cash basis। so these were the provisions जो हम लोगों को पढ़ने हैं, asset classification and income recognition। income recognition
ठीक है, या सो हियर इनकम रिकग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन क्या क्या चीज़ कहता है? या सो हियर यू गो, इनकम रिकग्निशन। सबसे पहला स्टैंडर्ड का मतलब होता है, इट मीन्स देर इज नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट फॉर एनबीएफसी, जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एंड डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, ये कट कर देना। इनके लिए 0.4 का प्रोविजनिंग करेंगे, यहाँ पे 0.25 का प्रोविजनिंग करेंगे, जो एनएसआई और एनडी है। नेक्स्ट, जैसे ही आप एनपीए हो जाते हो, एनपीए का क्या मतलब होता है? यूजुअली एन असेट, टर्म लोन, डिमांड, कॉल, बिल, इन सबको हम लोग अदर करंट असेट में क्लासीफाई कर देंगे। फॉर एनबीएफसी डी, फॉर एनबीएफसी एनडी एसआई, इफ द असेट इज ओवरड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 3 मंथ्स, दैट इज 90 डेज, हम लोग इसे एनपीए घोषित कर देंगे। फॉर एनबीएफसी एनडी एनएसआई, वी विल सी फॉर द पीरियड मोर देन इक्वल्स टू 6 मंथ्स। एंड जो भी एनबीएफसी लीजिंग या हायर परचेज कंपनी है, उसके जो असेट्स है उसको एनपीए कब ट्रीट करेंगे? व्हेन द अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 months. So normally 90 days for NBFC, ND, NSI, चौट NBFC 6 months में NPA कहलाया जाएगा। एंड अगर कोई NBFC हायर परचेज और लीजिंग कंपनी है, तो अमाउंट बीइंग आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन इक्वल्स टू 12 months, तब जाकर के आपको NPA कहलाया जाएगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, पहला असेट जो NPA कहलाया जाता है, उसे 18 महीने तक सब स्टैंडर्ड कहेंगे एंड उसमें 10% का प्रोविजनिंग करेंगे। जैसे ही सब स्टैंडर्ड 18 मंथ्स का पीरियड क्रॉस कर देता है, उसे हम लोग डाउटफुल कैटेगरी में डाल देंगे अप टू 1 year, देन 1 to 3, मोर देन 3, तो 20, 30 एंड 50। पता है मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था, अप टू 1, 1 to 3, मोर देन 3, तो 20, 30, 50। यहाँ पे हम लोगों ने सब स्टैंडर्ड के केस में क्या किया? यहाँ पे 0.4, 0.25। सब स्टैंडर्ड के केस में ये देखो यहाँ पे 10% का प्रोविजनिंग किया एंड देन 100%, 100%, 100%, 100%। अनसिक्योर्ड पोर्शन को तो डायरेक्टली जैसे ही वो डाउटफुल कैटेगरी में आया 100% का प्रोविजनिंग। लॉस असेट का मतलब होता है जिस असेट में, लॉस असेट का मतलब होता है जिस असेट में हम लोगों को लग रहा है कि यार कोई तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, या फिर जो कोलैटरल है इज लूजिंग द वैल्यू, जो कोलैटरल है उसकी रिकवरेबिलिटी की कोई चांसेस नहीं है, हेंस उसको 100% का प्रोविजनिंग करेंगे। नेक्स्ट इज रिस्क वेटेड एसेट्स। देखो व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट्स, ये आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, आपके मॉड्यूल में भी ये सेम चार्ट दिया हुआ है, नथिंग टू बाय हार्ट, सिर्फ कंसेप्ट समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब होता है उस एसेट्स पे कुछ वेट्स हम लोग अप्लाई करते हैं। क्यों? बेस्ड ऑन ये एसेट कितना इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश है। अगर हमको लगता है कि कैश इज 0% रिस्की, इस पे तो रिस्क है ही नहीं, जीरो। बट हाँ, अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में फंडिंग दे दिया है, नाउ हियर द रिस्क इज हाई, पता नहीं प्राइवेट कंपनी आगे बढ़े ना बढ़े, 100% रिस्की। सो बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ द रिस्क अटैच टू दैट असेट, कि कितना इजीली वो असेट कैश में कन्वर्ट होगा, उसके बेसिस पे कुछ रिस्क असाइन करके रखे, कुछ वेट असाइन करके रखे। ठीक है, सो हियर कैश दैट इज ऑलरेडी लिक्विड है ना, 0% रिस्की। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज अप्रूव्ड सिक्योरिटी है, 0% रिस्की। पब्लिक सेक्टर बॉन्ड, अरे गवर्नमेंट के बॉन्ड है यार, 20% रिस्की, ज़्यादा नहीं। बट दीज आर एफडी सर्टिफिकेट्स इन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड इन कमर्शियल कंपनीज, एनी प्राइवेट कंपनीज, म्यूचुअल फंड, 100% रिस्की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, व्हाट इज पीपीपी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. So all the assets covering public-private partnership, all the post-commercial operations, 50% risky. Stock in hire, 100% risky. ऐसे करके उन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे 100% रिस्की, अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज हेल्ड या फिर सिक्योरिटी द फंड्स विच आर हेल्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपोजर है, 0% का रिस्क। जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दे करके रखी है, विच हैव नॉट डिफॉल्टेड, एंड बिल्कुल भी डिफॉल्ट नहीं करके रखा है, इसका मतलब समझो। आपको एनबीएफसी ने फंडिंग दे करके रखा है मिस्टर आलूवालिया को,
आलूवालिया, ठीक है। अब ये आलूवालिया को फंड देने के लिए आपको किसने बोला था? स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था। स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आप एनबीएफसी चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आलूवालिया फेल्स टू पे द फंड, मैं खुद स्वयं साक्षात स्टेट गवर्नमेंट मैं पैसे दूंगा। तो इन्होंने क्या दे करके रखा है? गारंटी। ऐसे असेट ने बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं किया, ये टाइमली बेसिस पे बेचारा अपना इंस्टॉलमेंट, अपना प्रिंसिपल सब कुछ टाइमली बेसिस पे दे रहा है। तो मैम इसको वेट असाइन करेंगे, करेंगे ज़्यादा नहीं बट 20%, 20% का रिस्क, ठीक है। सो दैट इज इट, समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स विच हैव नॉट रिमेन्ड इन डिफॉल्ट, और अगर डिफॉल्ट हुआ भी है तो 90 दिनों से कम का है तो 20%। बट मैम अगर यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ है एंड 90 डेज बियॉन्ड हो चुका है, 3 महीने तक ये पैसा दिया नहीं है हम लोगों को किसी ने, तो इसको क्या हम लोग रिस्क वेटेड मान लें? हाँ, अब जाकर के आप उसको 100% रिस्की बोल सकते हो। फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज अगर डिफॉल्टेड रहा है तो 100% रिस्की। मैम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तो आपने कुछ नहीं बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग रिस्क वेट कर ही नहीं सकते, असाइन ही नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट है। देश की गवर्नमेंट को कटघरे में खड़े रखोगे? नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी क्लेम्स को गारंटी करके रखा है, नेवर दे विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए, नेवर द रिस्क विल बी अटैच, नेवर द वेट विल बी गिवन, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो निश्चिंत रहो, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट आता है उसको एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे, उसको रिस्क वेट असाइन नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट आता है तो थोड़ा भावुक भी हो जाने का, बट थोड़ा अपना खुद का पैसा भी देखने का। अगर डिफॉल्ट नहीं किया है 20%, डिफॉल्ट किया है 90 दिन से ज़्यादा डिफॉल्टेड रहा है 100% रिस्की मान। नेक्स्ट टॉपिक विच वी नीड टू स्टडी इज डायरेक्शंस। सुपर इजी कंसेप्ट, पहले डायरेक्शंस का एक चार्ट समझाती हूँ मैं आपको, फिर ये डायरेक्शंस पे आता है। डायरेक्शंस में ना इन टोटलिटी आपको 7 डायरेक्शंस पढ़ने हैं, 7 डायरेक्शंस ऑल इन ऑल। सबसे पहला प्रूडेंशियल नॉर्म डायरेक्शंस, दूसरा डिपॉजिट डायरेक्शंस, तीसरा ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शंस, अब ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शंस में फर्दर यू हैव 5 क्लासिफिकेशंस। देखिए हमारे पास एनबीएफसी के कई सारे प्रकार हैं, एनबीएफसी डी, एनबीएफसी एनडी, एनबीएफसी एसआई, एनएसआई, ये ना वो ना। तो एक ऐसा डायरेक्शन है विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एनबीएफसी। ये जो डायरेक्शंस है स्पेसिफिकली दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दूसरा डायरेक्शन है फॉर एनबीएफसी डी, तीसरा डायरेक्शन है फॉर एनबीएफसी एनडी, चौथा डायरेक्शन है फॉर एक्सेप्शनल रिपोर्ट, और पांचवा डायरेक्शन है फॉर सम स्पेसिफिक एडवाइस। ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शंस फॉर दीज क्राइटेरिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं कहने जाऊँ कि ये जो 3 डायरेक्शंस है इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड बाय द ऑडिटर ऑफ ऑल द काइंड्स, कोई भी प्रकार की एनबीएफसी हो, ये डायरेक्शंस तो आपको फॉलो करने ही करने। सो डोंट यू फील दिस विल बी म्यूटाटिस म्यूटेंडिस एप्लीकेबल फॉर एनबीएफसी एनडी, म्यूटाटिस म्यूटेंडिस एप्लीकेबल फॉर एनबीएफसी डी। तो ये 3 पॉइंट्स आप बाय हार्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आया उसमें 3 पॉइंट्स तो रिमेनिंग सेम, एकदम समझ में आता है पक्का। फिर यहाँ पे एडिशनल 3-4 पॉइंट्स और बाय हार्ट करने के, हियर यू आर पिट पैट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनबीएफसी का ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शन। सो हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर इन टोटलिटी? 7 prudential norm directions, deposit directions, audit report directions for all NBFC, audit report directions for NBFC D, audit report directions for NBFC ND, audit report directions for issuing an exceptional report, audit report directions for some specific advices which are required to be complied by NBFC. So total 7 directions. Cool. सबसे पहला ये दोनों पढ़ लेते हैं, फिर ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शंस पे जाएंगे।
सो पहला पॉइंट, पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस. सो व्हेनेवर एनी एनबीएफसी, से फॉर एग्जांपल दिस इज एन एनबीएफसी, इसको पब्लिक से पैसा रेज करना है, उसको पब्लिक से पैसा रेज करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला रिटर्न एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, लोगों से फॉर्म भरवा करके लेने पड़ेंगे, उनका असेंट लेना पड़ेगा, पैसे जो जनरेट हुए वो सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, क्रेडिट रेटिंग, पहले तो खुद का क्रेडिट रेटिंग करवाना पड़ेगा. तो ये सारा चीज़ विल कम अंडर ऑडिट रिपोर्ट, विल कम अंडर पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस. So advertisement, audited financial statements, annual return should be submitted. बोथ रेजोल्यूशन पास करना. सी बेसिकली एनबीएफसी एनडी को एक शपथ खानी होती है. एनबीएफसी एनडी को एक शपथ खानी होती है कि मैं एनबीएफसी एनडी ये रेजोल्यूशन पास करता हूँ. ना मैंने कभी हिस्ट्री में प्राय, ना ही मैं आने वाले समय में डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, ना ही किया है. तो दिस इज अ रेजोल्यूशन जो एनबीएफसी एनडी को check whether board's resolution has been passed, that to effect neither they have accepted any deposits in past nor they will be accepting any deposit in future. Ma'am, in case this kind of NBFC ND wishes to raise up funds via public deposit, still there is a need of board's resolution to be passed. तो यहाँ पे भी being an auditor आप वो board resolution देखेंगे कि एनबीएफसी एनडी अगर आपको डिपॉजिट लेना है तो आपने क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है. सो इन केस ऑफ एनबीएफसी एनडीज अगर इनको एक्सेप्ट भी करना है, दिस ओनली कैन बी डन आफ्टर बोर्ड्स रेजोल्यूशन. So in case of group holding investment company, check NBFC has passed the resolution to identify the group. As I was talking about core investment company. So यहाँ पे अगर मेरी खुद की NBFC है के फाइनेंस, उस के फाइनेंस का फंडिंग कौन से ग्रुप में जाने वाला है उसका एक रेजोल्यूशन पास करना फॉर आइडेंटिफाइंग द ग्रुप. क्रेडिट रेटिंग लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. दिस वॉज एज अ रिटेल क्वेश्चन आस्क्ड इन November 20. So whenever NBFC is accepting deposits, it itself has to get the financial operation credit rated. What is this? अगर आप लोगों से फंड्स रेज करना चाहते हो, देर आर सर्टन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आपके काम को रेट करके, आपके फंडिंग फैसिलिटीज़ को रेट करके आपको एक रैंक असाइन करती है. सो अगर आपका क्रेडिट रेटिंग डाउन चला जाता है, यू आर नॉट एलिजिबल टू एक्सेप्ट फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. आप पब्लिक से फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो देखो, जैसे ही आपका क्रेडिट रेटिंग एकदम अप्रोप्रिएट है, आप पब्लिक से फंड्स ले लो. जैसे ही ये क्रेडिट रेटिंग गिर जाता है, हमको आरबीआई कहता है रुको, आपके पास जितना भी पैसा है सबसे पहले पब्लिक को अपना पैसा वापस दे दो, क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर रही है. हमको डर है आप क्या पब्लिक का पैसा खा गए. तो अगर आपका क्रेडिट रेटिंग एक लेवल से लेवल डाउन चला जाता है, ऑर्डर शुड टेक केयर दैट सच एन एनबीएफसी हैज रीपेड द पब्लिक फंड्स. पब्लिक डिपॉजिट्स रन टू मेच्योरिटी. नो फर्दर न्यू पब्लिक डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड. कोई नया पैसा भी पब्लिक के पास से नहीं ले सकते. सो पब्लिक डिपॉजिट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल आई टोल्ड यू विच इज असाइन टू इट. इन केस ऑफ डाउन ग्रेडिंग, व्हाट इज डाउन ग्रेडिंग? क्रेडिट रेटिंग गिर रही है, आपको जो भी पैसा है वो वापस दे देना है. Immediate effect from stop accepting new and already existing shall run off to maturity. The report जो भी अभी करंट रिपोर्ट है वो 15 दिन के अंदर द पोजीशन शुड बी रिस्टोर्ड एंड जो रीजनल ब्रांच है उसको सबमिट कर देना है. देखिए, अगर आज हमारी दुखी सिचुएशन है, मैं हूँ एनबीएफसी एंड बाय एनी चांस बिजनेस में कुछ ऐसा घपला हो गया है या फिर बिजनेस कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आज मेरी ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई. मुझे पक्का पता है यू विल बी स्टैंडिंग स्ट्रांग बाय माई साइड. रहोगे ना साथ? हाँ कि ना? अब आप आए मेरे पास और आपने मुझे कहा कि मैम सुनिए, इस कठिन परिस्थिति में हम सब आपके साथ हैं. तो अब आप ये सारा पूरा बैच आपने मुझे कहा कि मैम मैं आपके साथ हूँ. तो यहाँ पे आई हैव टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन. मैंने ये चीज़ लिखी और मैंने कहा कि आप खुद स्वयं साक्षात मेरे पास आए हो. मैंने मांगा नहीं है पैसा. आपने क्या किया है, आप खुद मेरे पास आए और आपने मुझे कहा कि मैम प्लीज़ डोंट वरी, इन दिस कठिन परिस्थिति आई एम देयर विथ यू. तो अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन मिला है टू द बैंक फ्रॉम द डिपॉजिटर्स जहाँ पे वो वॉलंटरीली अपना पैसा रखना चाहता है एनबीएफसी में, तो चल सकता. सो नो मेच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिटेड शैल बी रिन्यूड. कोई नया डिपॉजिट में रिन्यू नहीं करूँगी अनलेस विदाउट
द एक्सप्रेस और वॉलंटरी कंसेंट फ्रॉम द डिपॉजिटर। अगर डिपॉजिटर सामने से आकर के हम लोगों को कहता है कि मैम आप रखिए पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसा कोई भी पब्लिक डिपॉजिट हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, सब लोगों को अपना अपना पैसा वापस दे देना है। डिपॉजिट रजिस्टर चेक कर लेना, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ किया है फ्रॉम द फंड विच आर रेज्ड बाय पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, रिटर्न एप्लीकेशन मंगवाना फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिटर्स। दीज आर पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। अब आता है नेक्स्ट प्रूडेंशियल नॉर्म डायरेक्शन। से प्रूडेंशियल नॉर्म डायरेक्शन इज एक्टिंग वाइज। तो कैसे, हाउ कैन वी एक्ट वाइज? एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म के डायरेक्शंस पहले पढ़ लो। असेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एनपीए। स्टेटस ऑफ एनपीए को थोड़ा सा तारा लगाओ, इस पर भी एक रिटेल क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताऊंगी आपको। रिटेल क्वेश्चन, provisioning norms, valuation of investments. As I told you, you cannot have the concentration risk. सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में, एक ही सिक्योरिटीज में नहीं कर सकते। सो देयर शुड बी अ सीलिंग ओवर इन्वेस्टमेंट। कैसे करेंगे समझो। सीलिंग ओवर इन्वेस्टमेंट, अगर आज एक सिंगल बोरोवर हमारे पास आया और हमको कहा कि मैम हमको पैसों की ज़रूरत है, मैंने कहा मैं पैसा देने को तो तैयार हूँ, बट आपको पैसा किस फॉर्म में चाहिए, इक्विटी या डेट? उन्होंने कहा डेट। तो यहाँ पे अगर सिंगल बोरोवर को हम लोग डेट लेंडिंग दे रहे हैं, मैक्सिमम 15% का डेट लेंडिंग दे सकते हैं। अगर उस इन्वेस्टर, उस बोरोवर के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो मैक्सिमम 15% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बोरोवर हमको कहता है कि मैम थोड़ा डेट दे दो, थोड़ा इक्विटी के नाम पे मैं शेयर देता हूँ मैडम आपको, आप कंपनी में भागीदारी ले लो। मैंने कहा ठीक है, मैक्सिमम 25% दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ as debt or equity of that borrower, of that single borrower. When it is a group of borrowers coming to you, अब ये group of borrowers coming to you का मतलब क्या? एक ग्रुप है कंपनीज का, वो पूरा बोरोवर आपके पास आ रहा है और आपको बोल रहा है कि मैम हमारी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस है, उसमें फंडिंग करो ना। मैंने कहा कैसा चाहिए फंडिंग, डेट चाहिए या इक्विटी? उसने कहा डेट। मैंने कहा ठीक है, पूरे ग्रुप में डेट के नाम पे मैं मैक्सिमम 25% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर सकती हूँ। शेयर्स के नाम पे मैक्सिमम 25% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ग्रुप ऑफ बोरोवर्स ने कहा मैम थोड़ा शेयर होल्डिंग ले लो, आप भी ओनर शोनर बन जाओ। मैंने कहा ठीक है, अगर कॉम्पोजिट लिमिट चेक करनी है फॉर द ग्रुप ऑफ बोरोवर्स, मैक्सिमम 40% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट आई कैन इन्वेस्ट एज अ कॉम्पोजिट लिमिट फॉर अ ग्रुप ऑफ बोरोवर। ठीक है मैम, तो इसके अलावा दूसरे जगह पे डाइवर्सिफाई करो। सो दैट इज प्रूडेंशियल नॉर्म डायरेक्शंस। चार्ट याद आ रहा है? कहाँ गया ये चार्ट? दो हो गया, डिपॉजिट डायरेक्शंस, प्रूडेंशियल नॉर्म डायरेक्शंस। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्शंस। मतलब बीइंग एन ऑडिटर, ये एक ऑडिटर को फुलफिल करके चेक करना है एंड रिपोर्ट करना है अपने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या है समझो। इन केस ऑफ ऑल एनबीएफसी, सबसे पहला मैंने रजिस्ट्रेशन का पॉइंट सबसे बिगनिंग में पढ़ा करके रखा था। एवरी एनबीएफसी शुड ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बैंक। जहाँ पे कंपनी इज होल्डिंग एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यू नीड टू चेक द वैलिडिटी। वो टाइम अमित भाई बोलता है कि मैम वो एक दिन के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। मैंने कहा लेके जाओ। मैंने कहा बेटा लाइसेंस वाइसेंस है ना? बोलते हाँ हाँ मैम पक्का वाला लाइसेंस है मैम, पक्का हाँ है ना। मैंने कहा ठीक है बेटा ले करके जाओ। गाड़ी लेकर के गया, भाई साहब वो गाड़ी आती नहीं। जब भी वो वापस लेकर के आया गाड़ी को, गाड़ी की हालत ख़राब थी। मैंने भाई को बोला आर यू श्योर तुमको गाड़ी चलाने आती है? बोलता है हाँ मैम, मेरे पास तो लाइसेंस भी है। मैंने कहा बता लाइसेंस बता। 2 व्हीलर का लाइसेंस लेकर के 4 व्हीलर चला रहा है ये। दैट मीन्स व्हाट? इफ इट ऑल द कंपनी इज हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यू नीड टू सी द वैलिडिटी of the certificate, whether it is entitled to hold the certificate of registration, whether the company is meeting the net own funds requirement, and this is common for all kind of NBFC. यहाँ पे D क्या, ND क्या, SI क्या, सबके लिए। ठीक है, so this is application of audit report direction for all NBFC. Next, in case of NBFC D, in case of NBFC which is deposit accepting, आपको सबसे पहला देखना है
कि द डिपॉजिट्स विच आर एक्सेप्टेड आर वेल विद इन द लिमिट। क्रेडिट रेटिंग जो है उसके हिसाब से ही आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है। अगर क्रेडिट रेटिंग कम है तो आपने इसको डिपॉजिट को का भी क्वांटम कम कर दिया है, रेगुलराइज कर दिया है क्रेडिट रेटिंग लेना। एडिक्वेसी रेशियो टाइमली बेसिस पे सबमिट करना। कंपनी हैज़ नॉट वायलेटेड एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेइंग बैक द अमाउंट टू द डिपॉजिट होल्डर्स, द डिपॉजिटर्स। प्रूडेंशियल नॉर्म कंप्लाई कर रहे हो, यू आर फर्निशिंग द रिटर्न्स टू RBI। लिक्विड एसेट के रिक्वायरमेंट, कोई भी नया ब्रांच ओपनिंग या क्लोजिंग या नया ऑफिस हो रहा है, दैट शुड बी कंप्लाइंग विथ दिस डायरेक्शंस। तो ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट इज फॉर NBFC ND इंक्लूडिंग ए अबाव। व्हाट इज ए अबाव? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो वैलिड है एंड नेट ऑन फंड्स की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है। सो इंक्लूडिंग ए अबाव, ऑडिटर शुड इंक्लूड इन देयर रिपोर्ट, पहला, एनी न्यू काइंड ऑफ डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड ओनली बाय ओनली बाय पासिंग रेजोल्यूशन। पता है मैंने अभी आपको डिपॉजिट डायरेक्शंस पढ़ाया था यहाँ। तो यूजुअली NBFC ND को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ही नहीं है। अगर वो कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। एंड बीइंग द ऑडिटर ऑफ सच NBFC, यू नीड टू वेरीफाई रेजोल्यूशन पास किया है कि नहीं। इन केस ऑफ NBFC ND SI, in case of NBFC non deposit accepting but systematically important, इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सही है, कैपिटल फंडिंग रिस्क असेसमेंट रेशियो सही तरीके से कंप्यूट किया है, एंड दे हैव फर्निश्ड दिस टू RBI। जहाँ पे बैंक लिखा है, बैंक का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। whether NBFC ND is appropriately classified as MFI and companies complying with prudential norms. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक एडवाइस। वेट, यू रिमेंबर मैंने अभी अभी आपको इंट्रो वाले पार्ट में ये समझाया था कि देर आर फ्यू NBFCs जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो आपको क्या लगता है, आपको RBI ऐसे ही माफ करेगा? RBI आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देगा कि देखो सर, अगर आप सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हो, देखो सर अगर आप MCA जो है वो आपका ध्यान रख रहा है, तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्ट करता हूँ। So there are certain specific advice which can be given by the Reserve Bank of India to this NBFC. क्यों मैम? In order to exempt this NBFC from taking registration, you being auditor आपको ये चेक करना है कि this NBFC is complying with those specific advice provided by the bank, Reserve Bank. Come to the book. That if at all it is not required to hold certificate of registration, they are complying with the stipulated condition as given by the bank. Next, obligation to submit exception report. Now देखो, अगर NBFC ने सारी की सारी चीज़ें thoroughly comply की है, ठीक है, डायरेक्शंस, एक्ट, प्रोविजंस, रूल्स, जो भी RBI ने कहा NBFC ने वैसा वैसा किया, तो यू बीइंग ऑडिटर आप क्लीन रिपोर्ट करोगे या क्वालिफाइड रिपोर्ट? जैसा कंप्लाई करना चाहिए था वैसा कंप्लाई किया है, क्लीन रिपोर्ट। बट अगर जैसा कंप्लाई करना चाहिए था वैसा कंप्लाई नहीं किया है, तो हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेप्ट फॉर डिपॉजिट डायरेक्शन, एक्सेप्ट फॉर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक्सेप्ट फॉर फलाना फलाना, एल्स एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। ऐसे रिपोर्ट को, ऐसे नेगेटिव रिपोर्ट को कहा जाता है एक्सेप्शनल रिपोर्ट। सो व्हेन एन NBFC's auditor will issue unfavorable, unmodified या फिर qualified report when they are not complying with provision of RBI, prudential norms, NBFC D deposit directions, NBFC ND deposit directions. Done, done, done. एकदम चौको लागू। So these were the 7 directions जो हमको पढ़ने थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। यहाँ पे आपका मेजर पार्ट ऑफ डिपॉजिट डायरेक्शंस कंप्लीट होता है। सो नाउ एक छोटा सा ग्लांसिंग है टू द मॉड्यूल, क्योंकि मुझे आपको ये इंटरनल रिटेल क्वेश्चन पढ़ाना है जो आज आपका होमवर्क है। एक स्टेटस ऑफ NPA वाला क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी एंड आपको एडिशनली ये सिर्फ मॉड्यूल में जा करके जस्ट रीड करना है, JR करना है, जस्ट रीड। तो चलो, ओपन योर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल एंड देन वी विल स्टार्ट।
So this is your module. मॉड्यूल के पेज नंबर 14 पे आइए. यू विल सी समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज NBFC पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस. ये पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस में देखो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा. डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग, उसमें क्या करना है इमीडिएटली. इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको कह रही थी कि 15 वर्किंग डेज में आपको रीजनल ऑफिसर को रिपोर्टिंग देना है. एंड यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ सवाल में, सॉरी सार में, status of NPA is a prudential norm direction. So just go to your module, prudential norm directions देखते हैं. This is deposit directions and next is prudential norm directions. अभी देखो prudential norm directions में as I told you, जो status of NPA है इसका मतलब होता है what is the real status of NPA. डाउटफुल है, क्लासिफिकेशन प्रॉपर किया है कि नहीं, डाउटफुल है, सब स्टैंडर्ड है, लॉस है, मोर देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर है, विद सिक्योरिटी है, विदाउट कोलैटरल्स है, क्या है, दैट इज नोन एज द स्टेटस ऑफ एनपीए. सो अप्रोप्रिएटली प्रूडेंशियल नॉर्म डायरेक्शन में अप्रोप्रिएटली यू नीड टू नो द स्टेटस ऑफ एनपीए एंड यू टू क्लासिफाई इट अकॉर्डिंगली सो दैट अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ प्रोविजन कैन बी बुक्ड. इसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन आने के चांसेस. ये छोटा लो, ठीक है. एनपीए शुड बी, ये देखो, अक्रूवल बेसिस पे चार्ज करना, कैश बेसिस पे चार्ज करना. चेक वेदर ऑल अकाउंट्स हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए इन द प्रीवियस ईयर ऑल्सो कंटिन्यूज टू शो एज द करंट ईयर ऑल्सो. इफ द सेम इज नॉट ट्रीटेड एज एनपीए इन द करंट ईयर, जैसे कि करंट ईयर में उसको ट्रीट नहीं किया है, तो सी क्या ये रेगुलराइज हो चुका है, क्या डायरेक्टर ने प्रॉपर डायरेक्शंस फॉलो किए हैं, मैनेजमेंट ने प्रॉपर डायरेक्शन फॉलो किए इन ऑर्डर टू रेगुलराइज दैट अकाउंट और नॉट. So that was the point. चलो अभी नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड फॉर एनबीएफसी. सो व्हाट इट इज, समझो. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड का मतलब होता है, फ्रॉड का क्लासिफिकेशन ऐसे 240 के हिसाब से हमने किया था. फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट. फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेट करना. असेट का मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है थेफ्ट, चोरी, एम्बेजलमेंट करना. सो हियर मैनिपुलेशंस एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट. सो दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अनऑथोराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज. से फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक अथॉरिटी है, मिस्टर ए हु इज अ मैनेजर ऑफ दिस एनबीएफसी. मैनेजर ऑफ एनबीएफसी के पास एक लिमिट होता है, एक पावर होता है टू सैंक्शन 100 crores का लोन. उनका कोई रिलेटेड पार्टी आया ये पर्सन के पास और ये पर्सन ने कहा कि बेटा कितने का लोन चाहिए, बोलता है सर मेरे को 200 करोड़ का लोन चाहिए. हमारे ये मैनेजर के पास लिमिट कितना था, 100 करोड़ का लोन सैंक्शन करेगा. सर ने बोल दिया, कह रहे ठीक है ना, मेरी साइन से सब हो जाएगा. यहाँ पे वो क्या रहा, अनऑथोराइज, इनका ऑथोराइजेशन था 100 करोड़ का लिमिट पास करना, इन्होंने सैंक्शन कर दिया है 200 करोड़ का लोन, ये गलत हो जाएगा. तो दैट इज अ फ्रॉड. कैश शॉर्टेजेस, पैसा जो डिपॉजिट आया है, कैश जो डिपॉजिट हुआ है इन एनबीएफसी, इसमें शॉर्टेजेस है, कैलकुलेशन मिस्टेक है. हो सकता है कि अकाउंटेंट ने कुछ पैसे चुरा लिए हो. तो कैश शॉर्टेजेस शुड बी ट्रीटेड एज फ्रॉड एंड रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली इफ कैश शॉर्टेजेस इज मोर देन ₹10,000. छोटा छोटा कैश शॉर्टेजेस हम भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक. दूसरा, इफ द अकाउंटेंट हैज नॉट स्पोकन अबाउट एनी काइंड ऑफ कैश शॉर्टेजेस, उसने ये मैटर को दबा दिया, फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चीफ सुपरवाइजिंग बॉडी, चीफ अथॉरिटी या फिर ऑडिटर को ये कैश शॉर्टेजेस मिला, यहाँ पे छोटी से छोटी बात भी गंभीर होगी. तो हम लोग क्या कहते हैं, कैश शॉर्टेजेस ऑफ मोर देन 10,000 शुड बी ट्रीटेड एज फ्रॉड एंड शुड बी रिपोर्टेड. बट इफ अकाउंटेंट ने हमको कैश शॉर्टेजेस के बारे में कुछ नहीं बताया, मैनेजमेंट को या ऑडिटर को या फिर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को ये पर्सन, ये कैश शॉर्टेजेस पता चला है and it is not reported by the person handling cash, यहाँ पे the cash shortage of even 5,000 rupees will be treated as fraud and shall be reported. Cheating, forgery, irregularities in foreign exchange transaction, conversion rate को wrong follow किया है, any other types of fraud. So these are the classification of fraud. Market important students, classification of fraud से पूरा का पूरा मॉडल में भी सेम टू सेम. ठीक है. सो एनबीएफसीज विच आर कवर्ड इन द मास्टर डायरेक्शंस मॉनिटरिंग इन द फंड्स, रिजर्व बैंक ने कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस देकर के रखे कि हाउ द एनबीएफसी शुड सेफगार्ड एंड प्रिवेंट द एनबीएफसी फ्रॉम कंडक्टिंग फ्रॉड. चलो
नेक्स्ट है ऑडिट की चेकलिस्ट. दीज आर द ऑडिटिंग एरियाज. सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी सिंपल पॉइंट्स. जैसे कि आपके लिए इंश्योरेंस में, बैंक में ये सारे एरियाज आते हैं कि कुछ कुछ स्पेसिफिक, क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चेक करेंगे, लीजिंग के लिए क्या चेक करेंगे, हायर परचेज कंपनी के लिए क्या चेक करेंगे. तो यहाँ पे आपका वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, बचपन में ना इंटरमीडिएट लेवल पे यू हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, सेम पॉइंट्स है. सो इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, the auditor should verify the prudential norms, compliances with AS13, check the scripts, authorization, confirmation with depositories, limits of investment, investment से income कितनी आई है, study the contract notes, unquoted debentures और shares में कितना investments है, सिक्योरिटीज लेंट अंडर द सेबी स्कीम, इसमें कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है. तो दीज आर ऑल द ऑडिट एरियाज विच द ऑडिटर शुड वेरीफाई. तो मैम आंसर कैसे लिखेंगे? यू शुड राइट वेरीफाई, एग्जामिन, चेक, स्क्रूटिनाइज, ऐसे करके ये वाले पॉइंट्स. लोन कंपनीज के लिए अगेन प्रूडेंशियल नॉर्म्स तो सब में ही आएगा. प्रूडेंशियल नॉर्म, अप्रेजल्स, व्हाट इज अप्रेजल्स? एग्जामिनेशंस, अप्रेजल्स, कंफर्मेशन फ्रॉम द बोरोवर कि आपने इतना इतना पैसों का लोन लिया है ना, ओवर वैल्यू तो नहीं, बिल डिस्काउंटेड, टर्म्स ऑफ सैंक्शन, बियॉन्ड द लिमिट सैंक्शन नहीं किया गया है, नो लोन शुड बी सैंक्शन अगेंस्ट इट्स ओन शेयर्स. मतलब क्या है? ये है हमारा एनबीएफसी, ये है हमारा बोरोवर. बोरोवर आया, कंपनी को कहता है कि कंपनी मैं गिरवी रखता हूँ शेयर्स. बोलता है शेयर्स किसके? बोलता है आप ही की कंपनी के. आप आपके शेयर्स के बेसिस पे मुझे फंड्स दे दो ना. अरे बच्चों, ये बाय बैक कहलाया जाएगा. नो लोन शुड बी सैंक्शन अगेंस्ट ओन शेयर्स. तो ये ऑडिटर को वेरीफाई करना. इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, प्रोविजनिंग प्रॉपरली किया है कि नहीं फॉर द लोन. लीजिंग कंपनी के लिए अप्रेजल्स, इंस्टॉलेशन ऑफ असेट, इंश्योरेंस ऑफ दैट असेट, लीजिंग अग्रीमेंट को वेरीफाई कर लो, कंप्लायंसेस विद AS19 वेरीफाई कर लो. हायर परचेज के लिए भी ऑलमोस्ट सेम. यहाँ पे ओनरशिप के बारे में ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये हायर परचेज असेट्स को ओनरशिप तभी ही ट्रांसफर होती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड. सो अप्रेजल, इंस्टॉलेशन ऑफ असेट, इंश्योरेंस, ओनरशिप ऑफ द कंपनी है कि नहीं, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कोई चार्ज या लीन तो क्रिएट नहीं है ऑफ दैट ओवर दैट असेट, इंटरेस्ट इनकम कितना है. अगर हमको टाइमली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो आपको रिपोजिशन कर लेना है ऑफ दैट असेट जो हायर परचेज पे दिया है. सो व्हाट इज हायर परचेज इन अ सिंपल मैनर में आपको कहने जाऊं. सो दिस इज अ कंपनी जो क्या करता है, फंडिंग देता है. किसको? बोरोवर को. मैम क्यों? क्योंकि इनको कोई असेट खरीदना है. तो यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, हायर परचेज पे ये खरीद लो. तो ये जो असेट है वो कंपनी के नाम पे होगा. जैसे जैसे ये पर्सन, नेम किसका रहेगा? असेट कंपनी के नाम पे रहेगा. जैसे जैसे ये पर्सन इंस्टॉलमेंट EMI भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसे इसका पे हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी. मैम अगर बीच में इसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो ये NBFC इस असेट को अपने ओनरशिप में, अपने कब्जे में, पोजेशन में लेकर के आएगी. ठीक है. सो हायर परचेज इज दैट टाइप ऑफ अग्रीमेंट जहां पे हायर परचेजर, जो परचेजर है जिसने हायर पे ये असेट को बाय किया है, ही विल जस्ट हैव पोजेशन ऑफ द असेट. ओनरशिप विल बी देयर विद द हायर परचेजिंग कंपनी. That was the areas of audit. Next is differentiation between two things, division 2 and division 3. समझो, जैसे ही अपना schedule 3 होता है. What is schedule 3? A framework that how the financial statement should be presented, कि कैसे ये financial statement दिखने चाहिए, P&L, ये सारा चीज़ कैसे दिखना चाहिए. So in that particular case हम लोग कहते हैं division 2 और division 3 में उन्होंने framework of presenting balance sheet and P&L बताया है. So for NBFCs, for other than NBFC, the presentation criteria is different. आज के लिए आपको एक सेपरेट स्पेसिफिक होमवर्क भी है बच्चों. जैसे मैं आपको ये डिफ्रेंसिएशन बता दूंगी, आपको आपके मॉड्यूल में जाना है. दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिकल होमवर्क एंड मॉड्यूल में आपको NBFC की बैलेंस शीट प्रोफोर्मा के नाम पे दी हुई है. देखो यहाँ पे, श्योर, ऑन पेज नंबर 11 पॉइंट, here you go.
डिविजन 3. सो दिस इज पेज नंबर 11.26. 26 पे आज ये फॉर्मेट देख लेना, ठीक है. सो यूजुअली एनबीएफसीज के लिए हम लोग करंट असेट करंट लायबिलिटी क्लासीफाई नहीं करते, हम लोग क्लासीफाई करते हैं फाइनेंशियल असेट नॉन फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल असेट एंड नॉन फाइनेंशियल असेट, ठीक है. तो दिस इज अ डिफरेंशिएशन. अदर देन एनबीएफसीज के हम लोग क्या क्लासीफाई करते हैं, करंट नॉन करंट, बट एनबीएफसीज के लिए क्लासीफाई करते हैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन. चलो पढ़ना शुरू करें. पहला, NBFC is allowed to present their balance sheet as on the basis of in the order of their liquidity. नॉन NBFCs को ऐसा कुछ भी नॉट अलाउड है. यहाँ पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल करंट नॉन करंट. यहाँ पे NBFC is required to separately show the income, other income and other expenditure which is more than, which is in excess of 1% of the total income. मतलब ये मटेरियल इनकम है, मटेरियल एक्सपेंडिचर है जिसको सेपरेटली शो करना है. अदर देन एनबीएफसी के लिए हम लोग कहते हैं 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. हम लोग टोटल नहीं कहते, हम लोग सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, और ₹10 लाख विच एवर इज हायर. यहाँ पे टोटल इनकम है, यहाँ पे ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम को कंसिडर नहीं करते फॉर अदर देन एनबीएफसी. रिसीवेबल्स बेसिकली अगर एनबीएफसी के डायरेक्टर जो एलएलपी के पार्टनर है, मेंबर है, उस एलएलपी ने लोन लिया है, उसको भी सेपरेटली बताना. So separate disclosure from the receivable which is due from any LLP in which the director is a member of our partner, उसको separately show करना है. यहाँ पे ऐसा कोई criteria नहीं है. Next, revenue from operational OCI should be shown in the face of P&L. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. Next, separate disclosure for the trade receivables. अगर आपका credit risk बढ़ गया है या फिर credit impair हो चुका है, क्रेडिट वर्दीनेस इम्पेयर हो चुका है, तो ऐसे डेटर का सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ता है. मैम नहीं समझा, समझो. दिस इज एन एनबीएफसी. इन्होंने फंडिंग दे करके रखा है कोई बोरोवर को, डेटर को. डेटर ने जो पैसा लिया है ना, अब हमको लगता है कि यार ये डेटर से तो पैसा आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है. तो यहाँ पे इनकी क्रेडिट वर्दीनेस हैज इम्पेयर्ड, फॉलन डाउन. ऐसे डेटर का अलग से डिस्क्लोजर करना पड़ता है फॉर एनबीएफसी. ऐसा कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर अदर देन एनबीएफसी. जो कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस आर देयर अटैच्ड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, उसको भी सेपरेटली शो करना पड़ता है फॉर एनबीएफसी. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर अदर देन एनबीएफसी. कंडीशंस रेस्ट्रिक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैव बीन सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू. बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंशिएशन. बैंक चेक इशू कर सकता है, पेमेंट सिस्टम का हिस्सा हो सकता है. बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट. ये लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते. DICGC इज अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ द बैंक, बट DIC, व्हाट इज DICGC? डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू एनबीएफसी. हियर मिनिमम एक्सपोजर प्रायोरिटी सेक्टर के लिए. देखो कई बार हम लोग बैंक को कहते हैं कि बैंक आपके लिए प्रायोरिटी सेक्टर होगा एग्रीकल्चर, आपके लिए प्रायोरिटी सेक्टर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर. सो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर को बैंक जबरदस्ती, बैंक पे ये लागू हो जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा बैंक एग्रीकल्चर वाले को जब सबसे पहला लोन दो. बट एनबीएफसी के लिए ऐसा कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनबीएफसी यू आर, यू कैन फंड द मनी टू सच बोरो. नेक्स्ट, ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स. दीज आर द सिंपल पॉइंट्स स्टूडेंट्स. ये सिर्फ JR वाले पॉइंट्स हैं. जब भी आप एनबीएफसी का ऑडिट करते हो, आपको MOA, AOA, बिजनेस के मीटिंग्स का मिनट्स, बिजनेस पॉलिसीज, ये सब गो थ्रू करना है. इवैल्यूएट करना है इंटरनल कंट्रोल्स, वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर इन प्लेस, आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, वेदर ऑल द एनबीएफसीज आर कंप्लाइंग विद रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम नेट ओन फंड्स ऑफ ₹2 CR इज हेल्ड बाय द एनबीएफसी. Compliances with deposit directions already discussed. Prudential norm directions discussed. Next, ये पढ़ाने से पहले, कारो पढ़ाने से पहले applicability of IND AS. किन पे IND AS applicable है? हम लोग कहते हैं for all the NBFCs, for all the NBFCs जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या इससे ज़्यादा है. For all the unlisted NBFCs जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या इससे ज़्यादा है, उनको IND AS कंप्लाई करना पड़ेगा.
So listed NBFCs and unlisted NBFC. अनलिस्टेड NBFC, लिस्टेड NBFC को इंड AS लागू हो गया है. अनलिस्टेड NBFC को नेटवर्थ चेक करना है. नेटवर्थ ऑफ मोर देन इक्वल्स टू रुपीज 250 crores, इनको इंड AS एप्लीकेबल हो जाएगा. मैम ऐसा क्यों लिखा है लेस देन 500? नहीं बेटा, ये कोई पॉइंट काम का नहीं है. फ्रैंकली स्पीकिंग 2018 में उन्होंने सारी अनलिस्टेड NBFC जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का था उनको इंड AS एप्लीकेबल करवा दिया गया है. ठीक है. सो एंड दे आर होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ सच NBFC, इन सब पे छास होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर. ये छास विद जीरा लो कंपनी, उसका होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी अलॉन्ग विद अ जॉइंट वेंचर ऑफ सच अनलिस्टेड NBFC, सब पे इंड AS लागू हो जाएगा. क्लियर? चलो, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टू स्टडी इज जस्ट मेकिंग अप द रेफरेंस. आपको यहाँ पे कारो 2020 अगर आपको याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं याद है तो फिर से कारो 2020 का वीडियो देख लीजिएगा कि कारो 2020 में भी हम लोगों ने काफ़ी सारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताई थी विथ रिगार्ड्स टू NBFC. सबसे पहला बात करते हैं कि जहाँ पे कारो क्लॉज नंबर 3 में कारो क्लॉज नंबर 3 में हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई कंपनी ने अपने रिलेटेड पार्टीज को लोन शोन दे करके रखा है तो उनकी सारी डिटेल्स बताना. तो यहाँ पे भी वही चीज़ है. सो एनी काइंड्स ऑफ लोन्स गारंटीज आर मेड, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल. 90% ओवर ड्यू है तो कैसे रिकवरी कर रहे हैं, प्रिंसिपल रीपेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस दे करके रख रहा है. एनी काइंड ऑफ अमाउंट विच इज़ रीपेएबल ऑन डिमांड, तो ये डिमांड लोन दे करके रखा है तो उसके टर्म्स क्या है. तो दीज आर द रिपोर्टिंग अंडर पैरा 3 क्लॉज 3 एप्लीकेबल ऑन NBFC. ऑल्सो स्टूडेंट्स, द लास्ट क्लॉज दैट इज क्लॉज नंबर 16 जो NBFCs के लिए लागू होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं. सो वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, whether it continues to fulfill all the criterias. अगर एक ग्रुप में more than one CIC है तो नेम yes indicating the number of CIC which are forming part of the group. You remember मैंने CIC के लिए भी सेपरेटली कहा था कि बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया है, CIC ने रेजोल्यूशन पास किया है कि कौन है ग्रुप कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए. सो यहाँ पे रिपोर्टिंग भी करना. तो दो रिक्वायरमेंट है 3 के अंदर, 316 के अंदर. श्योरली done. And please do refer the format of balance sheet and P&L from the study mat. यहाँ पे total explanation of NBFC, audit of NBFC comes to an end.